एंड वेलकम टू प्रबोधनम। भाई सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। टीम इंडिया पहुंच चुकी है फाइनल्स में। देखते हैं आखिर क्या होता है। रेस्ट क्लास 10th का हमने कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट करा हुआ था और इस चैप्टर को हमने लगभग, अगर हम देखें तो हमने 40% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देख ली हमने अभी तक। अगर हम ब्रॉड वे में बात करें तो हमने सबसे पहले एक सवाल था, वो सवाल था कि वाई कार्बन इज सो मच स्पेशल, और हमने जाना उसके पीछे रीजन है दो। एक है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और दूसरा है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। एंड ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो कार्बन को बहुत ज्यादा ही स्पेशल बनाती हैं। इसके बाद हमने बात करा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको कहते हैं। तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो कि कार्बन के बने होते हैं, जिनमें यूजुअली आमतौर पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन अवेलेबल होता है और उसके साथ साथ और भी एलिमेंट्स के एटम्स अवेलेबल होते हैं। और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक क्लास होती है जिनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एंड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन के कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन ही दिखाई देगा। इट मींस कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली ओनली। इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हमने तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करा था। एल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो फिर वो एल्केन है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है, तो फिर वो एल्कीन। एंड कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर वो एल्काइन। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि एल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं, एंड एल्कीन्स एंड अल्काइंस को एक साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्यों क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन इससे पहले एक चीज और हमने बहुत ज्यादा ही डीपली और बहुत ज्यादा ही प्यारी सी चीज पढ़ी थी, वो था टेट्रावैलेंसी की वजह से आने वाला एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटी। एंड वहीं पे हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। तो कोवेलेंट बॉन्ड वर्सेस आयनिक बॉन्ड्स के बारे में हमने जाना था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने एल्कीन्स एंड अल्काइंस को बनाया था। और उसके बाद लास्ट क्लास में हमने जो चीज फिनिश करा था वो था फंक्शनल ग्रुप्स को लेकर। हमने जाना था कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें क्लास 10th के हिसाब से पढ़ने गए। और हमने देखा था कि क्लास 10th के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको मोटा मोटा 5 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हैं आपके हैलोजेंस। हैलोजेंस में आपको याद भी आ रहा होगा, हैलोजेंस में आपको मैंने बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपके वो हैलोजेंस हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करना है। इसके साथ साथ हमने अल्कोहल्स के बारे में जाना था कि अल्कोहल्स किनको कहते हैं भाई, जिनमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जिस ग्रुप में अवेलेबल होते हैं उस ग्रुप को हम अल्कोहल बोलते हैं। वही एल्डिहाइड्स किनको कहते हैं, तो जिस ग्रुप में अगर हम देखें सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच अवेलेबल हो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। हैलोजेंस याद कर लें भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड ये सारे के सारे हैलोजेंस जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में। अल्कोहल्स में ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है जिसमें से एक बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बना के बैठा हुआ है। एक बॉन्ड चाहिए और इसीलिए वो हाइड्रोकार्बन्स में जब भी जुड़ता है तो एक बॉन्ड से जुड़ता है। इसी तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप में अगर हम देखें तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है जिसमें से 2 बॉन्ड वो ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। एक बॉन्ड की कमी है एंड उसी एक बॉन्ड की कमी को पूर्ण करने के लिए वो हाइड्रोकार्बन्स में जुड़ता है, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एंड ये CHO ग्रुप जुड़ेगा। जबकि कीटोन्स थोड़े से एक्सेप्शनल थे बाकी फंक्शनल ग्रुप से।
क्योंकि बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे वो टर्मिनल्स पे लगते थे, बोले तो एंडिंग पोजीशंस पे लगते थे। वही अगर हम कीटोन्स को देखें तो कीटोन्स हमारे होते हैं कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये दो एंड्स दो साइड से फ्री रहते हैं, जिसका मतलब ये कि हमेशा जब कभी भी ये जुड़ेंगे तो कहीं बीच में जुड़ेंगे एंड दोनों साइड कार्बन्स की डिमांड करेंगे, दोनों साइड कार्बन्स की डिमांड करेंगे। यानी हमेशा जब भी ये पाए जाएंगे दो कार्बन्स के बीच में पाए जाएंगे, और इसीलिए मैंने बोला था कि एटलीस्ट अगर हम देखें तो कीटोन में एटलीस्ट 3 कार्बन का चेन दिखाई देगा आपको, या 3 कार्बन का ग्रुप दिखाई देगा, जो कि होगा प्रोपेनोन। इनके नामकरण भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और इसके साथ साथ कार्बोक्सिलिक्स के बारे में हमने बात करा था, एंड हमने जाना था कि कार्बोक्सिलिक और कुछ नहीं होते, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, जो कि हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ डेफिशिएंसी कार्बन की है, जिसकी वजह से वो एक बॉन्ड बना के किसी भी कार्बन चेन में जुड़ेगा। नामकरण का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हैलोजेंस के नाम जो होते हैं वो प्रीफिक्स में लगाए जाते हैं, जबकि और जितने भी हमारे पास हैं उन सबके नाम जो होते हैं वो सफिक्स में लगाए जाते हैं। एंड सबके नाम याद होगा आपको। हैलोजेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे, जैसे फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, आयोडीन हुआ तो आइडो। अल्कोहल्स हुए तो हम इनके लिए ओल लगाएंगे, एल्डिहाइड्स हुए तो अल लगाएंगे, कीटोन्स हुए तो ओन लगाएंगे, एंड कार्बोक्सिलिक्स हुए तो ओइक एसिड लगाएंगे। एग्जांपल्स भी दिए होते हैं मैंने। तो आज की क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करेंगे, एक एक फंक्शनल ग्रुप को उठाएंगे एंड सबको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और फिर उससे हम लोग थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश करेंगे, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर हम जानेंगे एक प्यारी सी सीरीज के बारे में जिसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो आज की क्लास मोस्ट प्रोबेबली छोटी क्लास होगी एंड जल्दी से फिनिश भी हो जाएगी। तो सबसे पहले पहला फंक्शनल ग्रुप को उठा कर लेकर बात करते हैं, एंड वो पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारी नजर में जो कि हैलोजेंस की, एंड वो है क्लोरो ब्यूटेन। अब नाम में ही सारी बातें छुपी हुई हैं। अगर मैं इस पूरे नाम को तोड़ूं तो मैं तोड़ सकता हूं क्लोरीन, जो कि जुड़ा हुआ है ब्यूटेन में, एंड ब्यूटेन को भी अगर मैं तोड़ूं तो ब्यूट प्लस एन। ब्यूट अगर याद आ रहा हो आपको तो 4 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। इसका मतलब ये कि 4 कार्बन की चेन है, एंड सारे के सारे कार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, ये बात हमें पता चला एल्कीन फैमिली से, यानी एन शब्द से, और उसके अंदर एक क्लोरीन एडेड है। अब एक क्लोरीन को जुड़ने के लिए मतलब हाइड्रोकार्बन्स में जुड़ने के लिए उसको एक बॉन्ड चाहिए, और एक बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन को हमें हटाना पड़ेगा, एंड वहां पे हमें क्लोरीन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटेन बनाते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, क्योंकि अभी तक आई होप कि आप लोगों ने ये चीजें बनाई होंगी, तो अगर हम ब्यूटेन को देखें तो 4 कार्बन की चेन है भाई, 1 2 3 4। चारों के चारों कार्बन जो है वो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, या फिर कह लो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। सर ये बात आपको कैसे पता चला, एन शब्द से, क्योंकि ये एल्केन फैमिली का मेंबर है, एंड एल्केन फैमिली के मेंबर्स की विशेषता है कि सारे के सारे कार्बन जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड से, या दूसरे शब्दों में सारे के सारे कार्बन एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो अगर इस कार्बन की बात करें, ये जो आपका चौथा वाला कार्बन है, तो इससे पूछोगे भाई तुम पे टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो ये कहेगा मेरे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी यही बात बोलेगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ये सारे के सारे कार्बन्स के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं।
क्योंकि ये जो लास्ट कार्बन है इसको सेकंड लास्ट कार्बन के साथ जुड़ने का है, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये इससे करेगा। तो लास्ट वाले कार्बन को अगर आप पूछोगे कि भाई अब तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेगा 4, 5, 4 मेरे खुद के एंड एक ये बगल वाले कार्बन का। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिलने वाले हैं हाइड्रोजन से। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक इनके पास खुद का है, एक ये कार्बन के साथ शेयरिंग कर ही रहे हैं, तो इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए हैं। और क्योंकि ये शेयरिंग कर रहे हैं, तो जब भी जरूरत पड़ेगी कार्बन को, तो एक कार्बन को भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। यानी कार्बन जो है इसके पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो चुके हैं। ये कार्बन स्टेबल हो चुका है। दूसरे कार्बन से पूछा हमने आपके पास कितने अवेलेबल है, इसने बोला टोटल 6। मैंने पूछा कैसे, इसने कहा 4 मेरे खुद के हैं और 2 एक इधर से मिलेगा मुझे एंड एक इधर से मिलेगा मुझे। अब सही है यार, टोटल 6 आपके पास है और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे, तो इसने बोला हाइड्रोजन से, क्योंकि मैं हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लूंगा। यानी इस कार्बन को भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो ये कार्बन जो है ये भी सेटिस्फाई हो चुका है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं। सिमिलरली थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाले कार्बन की अगर हम बोले, तो ये जो पीछे से थर्ड, तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 4 खुद के हैं, दोनों साइड वाले कार्बन के साथ शेयरिंग कर ही रहा है एक की, तो 2 उधर से मिल जाएंगे, 2 इसको और चाहिए जो कि इसको हाइड्रोजन से मिलेंगे। एंड क्योंकि 2 इसको हाइड्रोजन से मिलेंगे, तो फिर हम 2 हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो थर्ड कार्बन है ये भी स्टेबल हो गया। अब फोर्थ कार्बन की बात करें, पीछे से चौथा या आगे से पहला, इसके पास टोटल अगर आप पूछोगे तो ये कहेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे? 4 खुद के और एक सेकंड वाले कार्बन के, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कहां से मिलेगा? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, सर एक डाउट है, अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन से मिलेंगे तो क्लोरीन कहाँ है? और यहीं पर कहानी आती है क्लोरोब्यूटेन की, क्योंकि क्लोरीन ऐड होगा तभी तो क्लोरोब्यूटेन होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसको क्लोरीन के साथ करने का है, और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये क्लोरीन के साथ कब करेगा? जब एक हाइड्रोजन के बदले क्लोरीन लगा होगा। तो हम यहाँ पे एक क्लोरीन को लगा लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन की कहानी ये है कि उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन से मिल गया। बदले में कार्बन भाई साहब क्या करेंगे? कार्बन भाई साहब इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपना बना लेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी तब, और इस तरीके से सारे के सारे जो हो गए वो सेटिस्फाई हो गए। अगर हम इनका चेन स्ट्रक्चर देखें तो चेन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन के पास टोटल 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखा है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने। जबकि इसके पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, लेकिन एक क्लोरीन एडेड है, ये है क्लोरोब्यूटेन। प्लीज यहां एक नोट है, आप जब भी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे तब आप एंड के कार्बन पे लगाएंगे, टर्मिनल कार्बन पे लगाएंगे। आइदर आप इस वाले कार्बन पे लगा लो और इस वाले कार्बन पे किसी भी फंक्शनल ग्रुप को लगा लो। क्यों सर, कहीं और क्यों नहीं, सिर्फ एंड वालों पे ही क्यों? इस सवाल का जवाब आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाते हुए बताऊंगा मैं, लेकिन अभी आपको बस इतना ही समझना है
कि आपने जब भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करोगे तो हमेशा या तो आप किसी भी टर्मिनल कार्बन पे ही लगाने का है, आइदर आप लेफ्ट से फर्स्ट वाले पे लगाओ और राइट से फर्स्ट वाले पे लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा क्लोरोब्यूटेन। अगर इसका फॉर्मूला कोई पूछेगा आपसे तो आप क्या बोलोगे? देखो 4 कार्बन है तो C4, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हो गया हमारा Cl। तो C4H9Cl। इसी चीज को अगर आप चाहते तो कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते थे आप, CH2Cl, CH2, CH2, CH3, ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये है आपका क्लोरोब्यूटेन एक स्ट्रक्चर, यानी हमने एक हैलोजन को ऐड करके देख लिया कि किस तरीके से हमारा एक फंक्शनल ग्रुप बनेगा, यानी फंक्शनल ग्रुप का एक पूरी चेन बनेगी हैलोजन को लेकर। अब हम लोग बना रहे हैं एल्कोहल्स को, तो अब मैं लिख रहा हूं द एल्कोहल्स। एंड जो फंक्शनल ग्रुप या फिर जो स्ट्रक्चर मैं बनाने वाला हूं एल्कोहल का, वो स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं हम प्रोपेनोल। प्रोपेनोल, अब नाम में ही छुपा हुआ है सारी बातें सर। प्रोप प्लस एन प्लस ओल। प्रोप बोलने का मतलब है 3 कार्बन की चेन, एन बोलने का मतलब है कि तीनों कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। ओल बोलने का मतलब है कि अल्कोहल ग्रुप कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी मैं आपको एक नोट दे चुका हूं कि जब भी आप फंक्शनल ग्रुप को ऐड करोगे तो टर्मिनल कार्बन्स पे ही लगाओगे। क्यों ऐसा बार बार बोल रहा हूं मैं, ये हम नोमेनक्लेचर में बताएंगे, लेकिन आपको अभी इस बात को ध्यान रखना है कि जब तक नोमेनक्लेचर आपको नहीं पढ़ाया जाए तब तक आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करोगे टर्मिनल्स पे, दोबारा टर्मिनल्स पे यूज करोगे और टर्मिनल कार्बन्स पे, टर्मिनल मतलब एंड के कार्बन्स पे। ओके, तो प्रोपेनॉल बना लेते हैं भाई। सबसे पहले प्रोप के लिए 3 कार्बन चाहिए, ये रहे 3 कार्बन। तीनों कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने वाले हैं। किसी भी कार्बन को अगर देखा जाए तो टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबके 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हमने। क्योंकि मुझे बाद में क्योंकि मुझे हाइड्रोकार्बन में ही अल्कोहल जोड़ने का है, तो पहले हाइड्रोकार्बन तो बना लो भाई, प्रोपेन बना लेते हैं पहले, लास्ट में ओल जोड़ लेंगे। तो इस कार्बन से पूछो भाई, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 खुद का, एक बगल वाले से शेयरिंग कर रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है जो कि इसको मिल जाने वाला है हाइड्रोजन से। तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले कार्बन की कहानी तो हो गई है भाई पूरी, क्योंकि इसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिल चुके हैं। हाइड्रोजन जो है वो भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं और वो एक एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग करते भी हैं। वही सेकंड वाले कार्बन की देखें तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल हैं, 2 और चाहिए। वो कहां से मिलेंगे सर? हाइड्रोजन से मिलेंगे। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन से इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। इसका मतलब ये कि ये जो बीच वाला कार्बन है ये भी सेटिस्फाई हो चुका है। अब लास्ट वाले कार्बन की बात कर लेते हैं। इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 4 खुद के, 3 और एक बगल वाला, 5। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि हाइड्रोजन से मिलेगा। सर 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 सर, अगर तीनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिलेंगे तो फिर अल्कोहल फैमिली, जिसको आप OH कह दो या अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ये कहां लगाओगे आप? इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन हमें रिप्लेस करना पड़ेगा विथ OH ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप। तो मान लेते हैं कि यहां पे हाइड्रोजन था, उस यहां पे हाइड्रोजन था एंड इसको हटा के यहां पे हाइड्रोजन था एंड इसको हटा के
हम लोग यहाँ पे OH ग्रुप लगा रहे हैं। तो ये रहा ऑक्सीजन, जिसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 4 5 6। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कार्बन के साथ करने वाला है और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये हाइड्रोजन के साथ करने वाला है। तो ऑक्सीजन हो गए सेटिस्फाइड, और बदले में कार्बन के साथ क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन से मिल गए, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ये एक कार्बन जो थर्ड वाला है ये भी सेटिस्फाई हो चुका है। यही इसका अगर हम चेन स्ट्रक्चर देखें तो चेन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये रहा कार्बन जिसपे 3 हाइड्रोजन लगे पड़े हैं, ये दूसरा कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन लगे पड़े हैं, और तीसरा कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन एंड एक OH ग्रुप लगा पड़ा है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा पड़ा है। और इस तरीके से हमारा बन गया प्रोपेनॉल। अगर आप फॉर्मूला पूछोगे मुझसे तो बहुत आसान सा, सर C3H8 प्रोपेन का था, अब क्योंकि 8 हाइड्रोजन बचे नहीं, एक हाइड्रोजन कम हो गया है, उसके बदले OH आ गया है, तो इसका फॉर्मूला हम जो बोलेंगे वो होगा C3H7OH। इवन आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, 3 कार्बन है, बिल्कुल सर 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, नहीं सर 8 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ वाला है, उसको अलग ही रखेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप वाले जो रहेंगे उनको अलग रख के ही चलेंगे हम। तो 7 हाइड्रोजन है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सर 7 हाइड्रोजन है, और साथ में एक अल्कोहल ग्रुप भी है, बिल्कुल सर, तो अल्कोहल ग्रुप भी है। इसी चीज को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया आपका C3H7OH। तो एक हमने हैलोजन का बनाया वो था क्लोरोब्यूटेन, एक हमने अल्कोहल का बनाया और वो है प्रोपेनॉल। अब बना लेते हैं एक एल्डिहाइड का। इसका मतलब ये कि हम जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप एक ड्रॉ करने वाले हैं वो है द एल्डिहाइड्स, एंड एल्डिहाइड्स में हम ड्रॉ करेंगे पेंटेनल को। तो सर पेंटेनल, अगर हम इसको तोड़ें तो क्या बनता है? पेंट प्लस में एन प्लस में अल। पेंट शब्द बोल रहा है कि 5 कार्बन है, एन बोल रहा है कि एल्केन फैमिली का है, मतलब सारे कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके और सिंगल बॉन्ड बना के, एंड अल बोल रहा है कि कहीं ना कहीं एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो है CHO ग्रुप। मैं कहा बहुत बढ़िया, बना लेते हैं भाई। तो 5 कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन ये रहा, पांचवा कार्बन ये रहा। पांचों कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने वाले हैं, तो सामने सामने हम एक एक इलेक्ट्रॉन ही बनाएंगे ताकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पॉसिबल हो सके आसानी से। ठीक है, पहले इस कार्बन से पूछ लेते हैं भाई, ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 4 मेरे खुद के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में और एक की शेयरिंग में बगल वाले के साथ करने वाला हूं। 3 का जुगाड़ कहां से होगा? हाइड्रोजन से होगा। ठीक है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हाइड्रोजन से, और इस तरीके से हमारा पहला कार्बन हो चुका है सेटिस्फाइड। ठीक है, अब दूसरे कार्बन की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, दूसरे कार्बन क्या कहानी है आपकी? भाई मेरे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 मेरे खुद के एंड 2 शेयरिंग करने वालों में अगल बगल वालों के साथ, अगल बगल वाले कार्बन्स के साथ। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और चाहिए, एंड वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिलेंगे हाइड्रोजन से। ठीक है, इट मींस कि ये भाई साहब भी हो चुके हैं सेटिस्फाई। हाँ भाई, तीसरे कार्बन क्या कहानी है आपकी? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 मेरे खुद के, 2 साइड वाले जो कार्बन है उनसे शेयरिंग करके लेने वाला हूं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स
मुझे हाइड्रोजन से मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये कि तीसरे वाले के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ये भी सेटिस्फाइड है। चौथे वाले कार्बन की बात कर लेते हैं। क्या कहानी है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिल जाएंगे, मेरे भी हो जाएंगे 8। ओके। एंड अब लास्ट कार्बन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एंड उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए पहली चीज समझो। मैं कहता हूं कि इस लास्ट वाले पे अपने को एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है, और वो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, एक चीज नोटिस कर लेते हैं पहले। वो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की बात यह है कि इसके पास भी एक कार्बन है, इसके पास भी एक कार्बन है। मान लो कि ये जो आपका 5वां कार्बन है, इसके साथ एक और कार्बन जुड़ जाए, तो क्या ये 5 कार्बन की चेन रहेगी या 6 कार्बन की चेन हो जाएगी? ऑफ कोर्स सर, 6 कार्बन की चेन हो जाएगी। तो फिर वो पेंट कहां से रहा? फिर तो वो हेक्स हो गया, क्योंकि 6 कार्बन अगर होंगे, 6 कार्बन की चेन होगी तो वो हेक्स होता है। जबकि ये 5 कार्बन की चेन चाहिए हमको। इसका मतलब ये कि जो लास्ट वाला कार्बन है, ये खुद एक्ट करेगा एज अ फंक्शनल ग्रुप। या दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि एल्डिहाइड के पास क्योंकि खुद का भी कार्बन है, तो इसके मतलब इस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, उसको भी हम मेन चेन में काउंट करते हैं। क्या बोला मैंने? एल्डिहाइड्स के पास क्योंकि खुद का कार्बन है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसके कार्बन को भी हम लोग मेन चेन में काउंट करेंगे। यानी इसी कार्बन को हम लोग CHO बनाने वाले हैं। यानी इसी कार्बन को हम लोग क्या बनाने वाले हैं? CHO। और CHO में क्या होता है? तो सर एक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के साथ, तो एक बॉन्ड बना लेते हैं हम भाई हाइड्रोजन के साथ। ये रहा हमारा हाइड्रोजन। एक काम कर लेते हैं, CHO ग्रुप को ही अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। वो कलर ले लेते हैं हम थोड़ा सा लाइटिश। ये रसी, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, जो कि ये हाइड्रोजन के साथ यूज करेगा, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा ये ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन 2 3 4 5 6। सर ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ। और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये किसके साथ कर रहा है? कार्बन के साथ। तो 6 2 8, ऑक्सीजन सेटिस्फाई एंड ये कार्बन भी सेटिस्फाई। कैसे? तो 4 इलेक्ट्रॉन खुद के, 2 मिल जाएगा ऑक्सीजन से, 6 हो गए, एक मिल जाएगा हाइड्रोजन से, 7 हो गए, और एक मिल जाएगा इस बगल वाले कार्बन से। तो इसके पास हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओ सर, एक बात अब समझ आ रही है कि अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन अवेलेबल होगा, तो उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी हम लोग मेन चेन में काउंट करेंगे। उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी मेन चेन में काउंट किया जाएगा। यानी अगर मैं इसका चेन स्ट्रक्चर बनाऊं, तो चेन स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 CH2 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 एंड CHO। फॉर्मूला क्या बन गया सर? फॉर्मूला बन गया हमारा C4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, H9 CHO। ऑलरेडी मैंने बोला है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को कोशिश करो अलग ही लिखने की। अगर आप C5H10O लिखते तो भी सही था, गलत नहीं था, बट ऐसे लिखोगे तो ये थोड़ा सा अंडरस्टूड रहेगा कि हाँ, आपने फंक्शनल ग्रुप को अलग से मतलब फंक्शनल ग्रुप जोड़ा हुआ।
तो इसलिए कोशिश करना कि फंक्शनल ग्रुप्स को अलग लिखने के लिए। वहीं इसको अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 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 CHO। ये हो गया हमारा पेंटेनल। और पेंटेनल बनाते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी कि अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन अवेलेबल है तो उसके कार्बन को भी मेन चेन में काउंट किया जाता है। बहुत बढ़िया। एंड अब हम लोग बना लेते हैं कीटोन को। तो अभी तक हर बार एक नोट दे देना चाहता हूं भाई कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ना है टर्मिनल कार्बन पे, एंड के कार्बन पे। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं द कीटोन्स। एंड एक कीटोन बना रहे हैं और वो कीटोन है हमारे पास, मान लेते हैं ब्यूटेनोन। और ब्यूटेनोन की कहानी क्या है? ब्यूट प्लस एन प्लस में ओन। ब्यूट बोल रहा है 4 कार्बन है, एन बोल रहा है कि चारों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। ओन बोल रहा है कि यहां कीटोन ग्रुप भी लगा हुआ है। कीटोन ग्रुप याद कर लो, C डबल बॉन्ड O एंड दोनों साइड आपके कार्बन लगे होंगे। ठीक है, 1 2 3 4। नोट करना चाहिए कि इस ग्रुप के पास कार्बन है, यानी इन चारों में से एक ऐसा होगा जो कि कीटोन ग्रुप का कार्बन बनेगा, और इन चारों में से एक अगर ऐसा है जो कीटोन ग्रुप का बनने वाला है तो सिंपल सी बात है ये वाला एंड ये वाला ये नहीं बनने वाले। क्यों सर? क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन पे है, जबकि कीटोन ग्रुप कहता है कि मैं दो कार्बन्स के बीच में ही लगूंगा। तो दो कार्बन्स के बीच में या तो ये आ रहा है या फिर दो कार्बन्स के बीच में ये आ रहा है। तो सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन ही हमारे कीटोन ग्रुप का एक बन सकता है। तो मैं आगे से थर्ड कार्बन या पीछे से सेकंड कार्बन को मैं कीटोन ग्रुप बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले इनकी कहानी पूरी कर लेते हैं भाई। ठीक है, सबको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको देते चलें। अब एक एक बात को ना ही दोहराएं तो अच्छा है भाई। हाइड्रोजन से शेयर करके जो हमारा फर्स्ट कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति करके ये स्टेबल हो चुका है, और इस तरीके से ये भाई साहब की कहानी हो गई है पूरी। सिमिलरली दूसरा कार्बन जो है ये भी अपना हाइड्रोजनों के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके इसकी कहानी भी हो चुकी है पूरी, तो इनको भी भूल जाएं। इसको बाद में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चौथे कार्बन को एक बार फुलफिल कर देते हैं। इस कार्बन को देखें तो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 खुद के एक बगल से ले लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि इसको हाइड्रोजन से मिलेगा, मिल गया। एंड इस तरीके से ये कार्बन भी हो गया सेटिस्फाई। एंड अब आते हैं अपने कीटोन ग्रुप वाले कार्बन पे। सिंपल सी बात है, इसका इसको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक काम करते हैं इसको अलग ही बना लेते हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने का है, किसके साथ सर? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा देते हैं। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन भाई साहब ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, शेयर कर लिया, ले लिया नहीं, शेयर कर लिया कार्बन के साथ। और शेयरिंग में क्या होता है कि अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो फिर जब जरूरत पड़ेगी तो आपको भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। और इस तरीके से हमारा बन गया बीच में कीटोन ग्रुप। देख रहे हो कि कीटोन ग्रुप जो है जिसे हम C डबल बॉन्ड O
कहते हैं वो ग्रुप दो कार्बन के बीच में लगा पड़ा है। ये हो गया हमारा कीटोन ग्रुप। अगर इसका चेन स्ट्रक्चर बनाए तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। एंड अब तक आपकी नजर कीटोन ग्रुप पे जा चुकी होगी, जो कि ये रही। और कीटोन ग्रुप में क्योंकि खुद का कार्बन था तो इसके कार्बन को भी मेन चेन का हिस्सा बनाया गया है, और इसलिए देख सकते हो कि यहाँ टोटल 4 कार्बन अवेलेबल है। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या होगा इसका? अगर आप इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हो तो कैसे लिखोगे? CH3 CH2 CO CH3। फॉर्मूला पूछोगे तो C3 1 2 3 4 5 3 8 C3H8 CO, या फिर C4 4 कार्बन 1 2 3 4 5 3 8 H8 O। ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट कोशिश करो ऐसे लिखने की, ये काफी बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप आपको सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका कीटोन ग्रुप। एंड लास्ट फंक्शनल ग्रुप जिसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो है हमारा कार्बोक्सिलिक्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी द कार्बोक्सिलिक्स। और कार्बोक्सिलिक में हम बनाने वाले हैं इथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड याद दिला दूं मैं, एक कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एंड एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है जिस इलेक्ट्रॉन को यूज करके जुड़ेगा। देख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक के पास खुद का भी कार्बन है, और इसी कार्बन को हम लोग मेन चेन में भी बनाएंगे। यानी अगर मैं बना रहा हूं इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड का मतलब हो गया एथ प्लस में एन प्लस में ओइक एसिड। तो एथ मतलब दो कार्बन, और दो कार्बन में से एक कार्बन कार्बोक्सिलिक का होगा। एंड एन मतलब दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ रहे हैं। तो ये रहा एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, दोनों एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ रहे हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो पहले किसी भी एक को फुलफिल कर लेते हैं भाई। तो इसके पास टोटल, पहले वाले कार्बन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। 4 इसका खुद का, एक बगल वाले से ले लेगा, 5 हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे हाइड्रोजन से। तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको हाइड्रोजन से। ठीक है। सेकंड वाला जो कार्बन है ये तो कार्बोक्सिलिक का ही कार्बन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने वाली है ऑक्सीजन के साथ। एक काम कर लेते हैं, इसको येलोइश कलर में बना लेते हैं थोड़ा ज्यादा। 1 2 3 4 5 6, याद कर लो भाई। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए डबल बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली ये रहा ऑक्सीजन, सर ये भी तो डबल बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल। 2 3 4 5 6, क्या बात कर रही हूँ, तो एक ही बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन के साथ एंड एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो अभी भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बना रहा है। अब इस कार्बन से पूछो भाई कितने इलेक्ट्रॉन? 8। कैसे? 4 खुद के, एक बगल वाले कार्बन के 5, 2 ऊपर वाले ऑक्सीजन का और एक इधर वाले ऑक्सीजन से, टोटल हो गए 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। और इस तरीके से अगर हम चेन स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा? CH3 COOH। और इस तरीके से क्या बन गए, अगर इसका फॉर्मूला अगर आप पूछोगे तो फॉर्मूला बन गया CH3COOH। कोर्स CH3COOH। तो ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक्स।
तो अभी अभी हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स को यूज करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाए। हमने सबसे पहले एक हैलोजन उठाया था क्लोरीन का, और हमने बनाया था क्लोरोब्यूटेन। फिर हमने अल्कोहल उठाया, हमने बनाया शायद प्रोपेनॉल और पेंटेनॉल। इसी तरीके से हमने एक एल्डिहाइड बनाया, और इसी तरीके से हमने एक कीटोन बनाया, और फिर हमने बनाया कार्बोक्सिलेट। और इस तरीके से हमने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स को लेकर स्ट्रक्चर्स बना लिए। आप भी बनाओगे, ध्यान रखना है कि आपको एल्कीन फैमिली को यूज करके ही सारे बनाने गए, एल्कीन्स यूज करके और एल्काइंस यूज करके नहीं बनाना है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। तो कुल मिलाकर आपने जितने भी एल्कीन्स हैं उनको उनमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है एंड स्ट्रक्चर बनाना, सबको कोशिश करना, डॉट स्ट्रक्चर बनाना, चेन स्ट्रक्चर बनाना। याद दिला दूं मैं, इसको हम कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में और क्रॉस के फॉर्म में दिखाया जाए, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। जबकि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉन्ड में दिखाया जाए तो उसको हम कहते हैं चेन स्ट्रक्चर। तो ये हमारा चेन स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो प्लीज आप दोनों स्ट्रक्चर्स को बनाओ, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर आपके लिए काम है। अगर आप बना लेते हो तो फिर धीरे धीरे वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब फाइनली हम एक सीरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है होमोलोगस सीरीज। क्या होती है सर होमोलोगस सीरीज? आई होप मैथ्स में आप लोगों ने एक प्रोग्रेशन देखा होगा जो कि था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर याद आ रहा हो, इन प्रोग्रेशंस की क्या विशेषता होती है देखते हैं एक बारी। 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये एक किस्म का एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर किसको कहते हैं? ऐसा सीक्वेंस और सीरीज जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं या फिर डिफरेंस कहते हैं, ये डिफरेंस कॉमन रहता है। कॉमन रहता है का मतलब कि सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखोगे तो आपको सेम दिखाई देगा। जैसे 3 और 5 दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, लगातार टर्म्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस है 2। 5 और 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस है 2। 7 एंड 9 इनके बीच का डिफरेंस है 2। अब क्योंकि इससे आपको प्रेडिक्शन होना आसान है कि अगला टर्म 11 होगा, उसके अगले का टर्म 13 होगा, तो ऐसे सीक्वेंसेस और सीरीज जिनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहे या फिर जिनमें कॉमन डिफरेंस आए, ऐसे सीरीज को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे सीक्वेंसेस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये मैथ्स में पढ़ा था आपने। तो ये क्या था? ये था सर एपी, मैथ्स का एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम कहते हैं। ऐसा ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैं दिखाऊं तो 2, 6, 10, 14 आप देख सकते हो कि हर टर्म के बीच 4 का गैप है और 4 का डिफरेंस है। हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच 4 का डिफरेंस है, और क्योंकि ये 4 का डिफरेंस है इसलिए ये एक एपी है। अगर कहीं भी डिफरेंस अलग होता तो फिर वो एपी नहीं होता। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी हमें एक ऐसा ही सीरीज देखने को मिलता है एपी की तरह, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स रहता है, और वो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है CH2। CH2 का मतलब है एक कार्बन का एटम एंड दो हाइड्रोजन के एटम्स के बीच आपको डिफरेंस दिखाई देगा। मतलब एक कार्बन का एटम एंड दो हाइड्रोजन का एटम CH2, इनका ही डिफरेंस दिखाई देगा। यानी यहां पे जहां की ऊपर अगर हम बात करें, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप डिफरेंस देख रहे थे तो यहां पे डिफरेंस 2 का था, जबकि यहां पे डिफरेंस 4 का था, कॉमन डिफरेंस 4 का था। जबकि जब हम होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो इस सीरीज की विशेषता ये होती है कि इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा CH2 का रहता है। CH2 बोलने का मतलब है एक कार्बन
2 हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है एक कार्बन का मास 12U होता है, एक कार्बन के एटम का मास 12U होता है, एक हाइड्रोजन के एटम का मास 1U होता है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स का मास हो गया 2U, एंड अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो मुझे मिल जाएगा 14U। यानी अगर मास के हिसाब से डिफरेंस निकालोगे तो 14U का डिफरेंस आएगा, लेकिन एटम्स के हिसाब से डिफरेंस निकालोगे तो एक कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आएगा। तो ऐसा सीरीज, ऐसा ऑर्गेनिक सीरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सीरीज जहां पे कॉमन डिफरेंस CH2 का हो या फिर मास के हिसाब से 14U का हो, ऐसे सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। एग्जांपल के तौर पे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH एंड सो ऑन। अगर आप इस पूरे सीरीज को चेक कर रहे हो तो आप शायद समझ रहे होंगे कि यहां देखो एक कार्बन है जबकि यहां 2 कार्बन है। कितने कार्बन एक्सटेंड हो गए या कितने कार्बन बढ़ गए? तो सर एक कार्बन ज्यादा हो गया। यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 5 हाइड्रोजन है, सर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका मतलब कि ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में अगर आप देख रहे हो तो डिफरेंस आपको CH2 का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑल द वे फंक्शनल ग्रुप सेम है, OH OH। इसमें और इसमें देखो अगर, तो सर यहाँ 2 कार्बन है जबकि यहाँ 3 कार्बन है। हाँ सर, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया तो एक कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ 5 हाइड्रोजन है, यहाँ 7 हाइड्रोजन है, सर 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। सर इन दोनों टर्म्स में भी CH2 का डिफरेंस है। इसी तरीके से इसको एंड इसको चेक करोगे, सर यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है। बिल्कुल सर, यहाँ एक कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, एक कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ 7 हाइड्रोजन है, यहाँ 9 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है। OH OH सेम ही है, इट मींस इनमें भी CH2 का डिफरेंस है। तो ये जो सीरीज लिखी हुई है मैंने, ये आपकी होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज है। अगर आप मास निकाल दे तो भाई ऑल द वे इतने का ही तो अंतर आ रहा है, और इतने, ये जो 3 एटम्स हैं, एक कार्बन का एटम, 2 हाइड्रोजन का एटम, इन 3 एटम्स का टोटल मास 14U बनेगा। तो सिंपल सी बात है, 14U का डिफरेंस आ रहा है। यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, अगर एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज जिनमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स डिफर करें एक दूसरे से CH2 यूनिट से, तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। एक और होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, चेक करते हैं। CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH, C4H9OH। एक बार इसको चेक करते हैं, क्या ये होमोलोगस सीरीज है या फिर नहीं। सर CH3COH, CH2COOH, कार्बन के नजर से देखो तो एक कार्बन का एटम ज्यादा है दूसरे वाले में, इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 5 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, बाकी इसमें भी सेम फंक्शनल ग्रुप है दोनों में, यानी CH2 का डिफरेंस है। C2H5COOH, C3H7COOH, एक कार्बन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, बाकी सब कहानी सेम है। लेकिन आगे जैसे चेक करोगे आप, यहां 3 कार्बन, यहां 4 कार्बन, एक कार्बन का डिफरेंस है, 7 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, OH OH, लेकिन CO यहां है, यहां नहीं है। ओह, यानी यहां पे तो CH2 का डिफरेंस था, यहां भी CH2 का डिफरेंस था, लेकिन यहां CH2 का डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कि ये सीरीज आपकी होमोलोगस सीरीज नहीं है। और यहां पे जो बहुत प्यारी सी बात समझ में आ रही है वो ये
कि होमोलोगस सीरीज होने के लिए सेम फंक्शनल ग्रुप की सीरीज होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो कि यहां पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप की सीरीज थी शुरू के 3 टर्म्स में, लेकिन चौथा टर्म था वो अल्कोहल का था। सेम फंक्शनल ग्रुप की सीरीज नहीं है, इसलिए ये आपकी होमोलोगस सीरीज नहीं है। यानी होमोलोगस सीरीज की अगर विशेषताएं आप मुझसे पूछोगे, पहली विशेषता कॉमन डिफरेंस CH2 का रहता है, मास के हिसाब से 14U का रहता है, सेम फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, ये मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप की ही सीरीज होती है ये। इसका मतलब ये कि अगर आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लेकर आ रहे हो तो फिर वो सीरीज होमोलोगस सीरीज नहीं होगी। इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट आपको ये बात समझ में आना चाहिए वो ये कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। इट मीन्स सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सीरीज में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी रहेगी। तो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है इस सीरीज का, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। चौथा, ये सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है, फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही ये सीरीज होती है। पांचवी बारीकी जो आपको समझना है कि देयर विल बी सम ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मतलब चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर केमिकल प्रॉपर्टीज तो सबकी सेम रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में देयर विल बी सम चेंजेस, सम ग्रेडेशंस रहेंगे। इसका मतलब ये कि हो सकता है कि इस मेंबर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो अगले मेंबर की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी। सिमिलरली इसके आगे वाले की फिजिकल प्रॉपर्टी भी शायद सेम ना हो। यानी होमोलोगस सीरीज की अगर हम बात करें तो मोटे मोटे 4 पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो हमें डिफर कराते हुए दिखाई देंगे। पहला, डिफरेंस को लेकर, तो डिफरेंस सर CH2 और 14U का रहेगा। मास के हिसाब से देखोगे तो 14U का, एटम्स के हिसाब से देखोगे तो 3 एटम्स का डिफरेंस रहेगा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम्स का। सेम फंक्शनल ग्रुप पे ही ये सीरीज बन पाती है। तीसरा, केमिकल प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी रहेगी। एंड चौथा कि जो ग्रेडेशंस होते हैं, बदलाव आते हैं, वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखने को मिलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखने को नहीं मिलते। तो ये आपकी होमोलोगस सीरीज की विशेषताएं थी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या करा, हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स को लेकर एक एक स्ट्रक्चर बनाए और उसके साथ साथ हमने इवन होमोलोगस सीरीज के बारे में जाना कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, चीजों को ध्यान से देखो, जहां ना समझ में आए आप आराम से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बकायदा आप टैग कर दिए करो क्वेश्चंस, वो हम डेफिनेटली हम सॉल्व करेंगे उस चीज को। कहीं भी डाउट हो प्लीज ना शर्माएं, अपने डाउट्स को क्लियर करें और उसके साथ साथ पिछली वीडियोस को जरूर देखो। अगर आप पिछली वीडियोस को नहीं देखोगे, अंधाधुंध बन के कुछ भी करते रहोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज पिछली वीडियोस को देखो, कंप्लीट करो एंड फिर नेक्स्ट वीडियोस को देखो। पसंद आए तो क्या करने का है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का है। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, इंडिया के लिए भाई चीयर्स करने का है।